बिग बुल का पोता चिरायु रोहन और किंजल की बढ़ती नजदीकियों से नाराज था, इसलिए उसने अन्ना को रोहन को मारने की परमिशन दे दी थी। इस काम के लिए उसने एक ऐसे खतरनाक शख्स को चुना था जिसे आज तक कोई हरा नहीं पाया था। अन्ना और मयंक इसी शख्स को खोजते हुए सिंगापुर से कई किलोमीटर दूर जंगलों में भटक रहे थे। वैसे हम किसे ढूंढ रहे हैं, थोड़ा खुलकर बताओगे? जंगल की पहाड़ियों पर चढ़ रहे मयंक ने अन्ना से पूछा। जोजो नाम है उसका, अन्ना ने जवाब दिया। जोजो, नाम सुनकर तो लग रहा है इस बंदे में कोई खास दम नहीं है, मयंक डिसअपॉइंट होकर बोला। ये सुन अन्ना हंसने लगा। ठीक है, जब तुम उससे मिलोगे तब खुद अपनी आंखों से देख लेना उसमें कितना दम है। अच्छा समझ गया, उसके पास जरूर कोई विशाल गैंग होगी, मयंक ने क्यूरियस होकर पूछा। नहीं, वो किसी गैंग वैंग को अपने साथ नहीं रखता, अकेला ही काम करता है, अन्ना ने जवाब दिया। ये सुन मयंक फिर डिसअपॉइंट हुआ। तो फिर उसके पास जरूर कोई खतरनाक हथियार होगा जिससे वो रोहन को एक झटके में मार देगा। मयंक के जिज्ञासा से भरे मन ने फिर से अंदाजा लगाया। इस पर अन्ना बोला, नहीं, उसके पास ना तो कोई गैंग है और ना ही कोई हथियार। गन छोड़ो, वो तो चाकू तक का इस्तेमाल नहीं करता। यह सुनकर मयंक को अब इस शख्स की काबिलियत पर शक होने लगा। ना कोई गैंग है ना कोई हथियार, फिर तो हम यहाँ आकर अपना वक्त ही बर्बाद कर रहे हैं। रोहन तो इसे चुटकियों में हरा देगा। मयंक निराश होकर बड़बड़ाया। बस थोड़ा सब्र और कर लो, जब तुम जोजो को देखोगे तो तुम्हारी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। अन्ना ने यह कहा ही था कि वो और मयंक पहाड़ी के टॉप पर आ गए। यहां दोनों एक बड़ी सी गुफा के अंदर जाने लगे। वो जोजो इस गुफा में रहता है? मयंक ने हैरान होकर पूछा। हाँ, यही उसका घर है। और सुनो, जोजो से सिर्फ मुझे बात करने देना, तुम बीच में कुछ मत बोलना। जोजो का गुस्सा बड़ा खतरनाक है, अगर हमने उसे नाराज कर दिया तो वो रोहन को तो बाद में मारेगा, लेकिन पहले हमारी कब्र यहीं खोद देगा। अन्ना की ये बात सुनकर अब मयंक का इंटरेस्ट जोजो में बढ़ गया था। वो इस जोजो से मिलने को बेताब था। मयंक अन्ना के साथ जैसे ही गुफा के अंदर घुसा, वहां जोजो को देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि दुनिया में ऐसी भी कोई चीज हो सकती है। मयंक ने देखा गुफा के अंदर 10 फीट लंबा एक शख्स जोर जोर से खर्राटे मारता हुआ लेटा है। इस शख्स का पूरा शरीर नीला है, बॉडी इतनी तगड़ी है कि हल्क भी इसके आगे बच्चा लगे। इस शख्स के सिर पर तो एक भी बाल नहीं था, लेकिन इसकी दाढ़ी और मूंछ इतनी लंबी है कि वो लटक कर उसकी नाभि तक आ रही है। इस शख्स को देख मयंक का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। भाई, ये क्या चीज है? मयंक ने हैरान होकर अन्ना से पूछा। यही है जोजो, जिसे कुछ लोग दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं। इसे फाइट में हराना तो दूर, कोई आज तक इसके आगे 5 मिनट से ज्यादा टिक भी नहीं सका है। ये सुन मयंक खुश हो गया और एक्साइटमेंट के साथ ऊंची आवाज में बोला, तो फिर चलो जगाते हैं इस जोजो को और भेज देते हैं उस रोहन के बच्चे को मारने। इतना बोल मयंक गहरी नींद में सो रहे जोजो के पास जाने लगा। ये देख अन्ना का डर के मारे बुरा हाल हो गया। उसने फौरन मयंक को पकड़कर अपनी ओर खींचा और उसके मुंह पर हाथ रख फुसफुसा कर कहा, तुम पागल हो, इतनी जोर जोर से बात मत करो। अगर हमने जोजो की नींद में जरा भी दखल दिया और वो जाग गया तो हमारा यही राम नाम सत्य हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे? मयंक ने अन्ना की ओर सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा। जोजो के जागने का इंतजार करेंगे, अन्ना ने जवाब दिया। वैसे ये कब तक और सोएगा? मयंक ने बेसब्र होकर पूछा। कुछ कह नहीं सकते, शायद कुछ घंटे या फिर कुछ दिन, अन्ना ने जवाब दिया। क्या कुछ दिन? मयंक आश्चर्य से बोला। इस पर अन्ना बोला, हाँ, जोजो का सिर्फ साइज ही बड़ा नहीं है,
उसकी नींद भी काफी बड़ी है। हमारे पास उसके जागने का इंतजार करने के सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं है। इतना बोल अन्ना और मयंक वही गुफा में बैठ जोजो के जागने का इंतजार करने लगे। उधर सिंगापुर में रिया अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी और काफी दिनों के बाद आज पहली बार ऑफिस जाने को रेडी हो गई थी। हालांकि उसने रोहन को नहीं बताया कि वो आज आहूजा कॉर्पोरेशन जाएगी। इसलिए जब रिया रेडी होकर डाइनिंग एरिया में आई तो रोहन उसे देख हैरान हो गया। रिया, क्या तुम आज ऑफिस जा रही हो? रोहन ने पूछा। इस पर रिया ने बिना रोहन को देखे हाँ में सर हिला दिया और आगे बढ़ गई। तभी रोहन रिया के पीछे पीछे चलने लगा और बोला, तुमने मुझे बताया नहीं? चलो कोई बात नहीं, मैं अभी गाड़ी निकालता हूं और तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूं। ये सुन रिया गुस्से में पलटी और ऊंची आवाज में बोली, कोई जरूरत नहीं है, हितेश मुझे छोड़ देगा। जब तुम यहां से गायब थे तो भी वो ही छोड़ रहा था। तुम अब यहां हो या नहीं हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना बोल रिया गुस्से में वहां से जाने लगी। हालांकि इस दौरान उसकी पलकें आंसुओं से भीग गई थी। उधर रोहन को समझ नहीं आया कि वो रिया को आखिर कैसे मनाए। उधर थोड़ी दूर खड़ी मायरा ने जब ये नजारा देखा तो मंद मंद मुस्कुराने लगी। उसने रोहन और रिया के बीच में जो चिंगारी सुलगाई थी वो अब आग की लपटें पकड़ने लगी थी। रोहन डियर, अगर रिया तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती तो जाने दो उसे। वैसे भी इन दिनों उसका एटीट्यूड कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। मायरा रोहन के पास आकर उसे भड़काने लगी। हालांकि इस पर रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी मायरा अपनी जुल्फों के साथ खेलते हुए बोली, रोहन बेबी, क्या तुम मुझे ब्यूटी पार्लर तक ड्रॉप कर दोगे? मुझे अपने हेयर सेट करवाने हैं। वैसे भी अब रिया तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो तुम फ्री हो, इसलिए मुझे कंपनी दे दो। आई प्रॉमिस, मैं रिया की तरह तुम्हारी कभी कोई बेइज्जती नहीं करूंगी, सिर्फ प्यार करूंगी। इतना बोल मायरा रोहन के कंधे पर हाथ रख उसके करीब आने लगी। लेकिन अगले ही पल रोहन ने मायरा का हाथ दूर झटक दिया और बोला, मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए वक्त नहीं है, मुझे और भी कई जरूरी काम है। इतना बोल रोहन वहां से चला गया। रोहन की इस हरकत पर मायरा गुस्से से लाल हो गई। फालतू और मैं? रोहन, अब रिया की तरह तुम भी मेरी नाक में दम करने लगे हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिन तुम्हारे लिए अच्छे नहीं होंगे। इतना बोल मायरा गुस्से में अपने कमरे में चली गई। उधर रोहन आहूजा के बंगले से सीधा जिग्नेश के उस फ्लैट में चला गया जहां उसने उस ब्लू लॉकेट वाले शख्स जय को कैद कर रखा था। यहाँ जय चेयर पर बैठा बैठा बोर हो रहा था और अपने एक पैर में बंधी लंबी सी जंजीर के साथ खेल रहा था। तो अब तुम्हारी याददाश्त कैसी है? कुछ याद आया? तुम्हारे मोबाइल का पासवर्ड, ये ब्लू लॉकेट का सच, तुम्हारे बॉस का नाम? रोहन फ्लैट में घुसते ही डायरेक्ट पॉइंट पर आया और जय के सामने रखी चेयर पर बैठ गया। इस पर जय ने अपने दोनों हाथों को हवा में फैलाकर अंगड़ाई ली और उबासी लेते हुए बोला, नहीं, अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा। एक काम करो, मुझे बाहर फ्रेश हवा में घुमाने ले जाओ, एक बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करवाओ, तो फिर शायद कुछ याद आ जाए। इस पर रोहन मुस्कुराने लगा और उसने अपने बैग से ढेर सारे करेले निकाल जय के सामने टेबल पर रख दिए और फिर बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए और करेले लाया हूं। तुम आज दिन भर इसका जूस पियो, तुम्हें धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। इतना बोल रोहन करेले लेकर किचन में चला गया और उसका जूस बनाने लगा। इस पर जय बोला, आर यू सीरियस? क्या तुम आज भी ये करेले के जूस वाला बचकाना खेल खेलोगे? तुम बस मेरा और अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। मेरी मानो तो मुझे जाने दो, तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। इस पर रोहन ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और करेले का जूस बनाने में लगा रहा। फिर जब जूस बन गया तो उसे जय के सामने टेबल पर रख दिया और उसके गाल को प्यार से थपथपाते हुए बोला, अपना मुंह बंद रखो और ये करेले का जूस पियो, धीरे धीरे तुम्हें सब याद आ जाएगा। इतना बोल रोहन वहां से चला गया। रोहन का ये अंदाज देख जय कंफ्यूज हो गया
फिर उसकी नजर टेबल पर रखे करेले के जूस पर पड़ी। कल दिन भर उसने यही कड़वा जूस पिया था और आज उसका ये पीने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन उसे बहुत जोरों की भूख लग रही थी, इसलिए उसने बेमन से वो करेले का जूस पी लिया। उधर रोहन आहूजा कॉर्पोरेशन आ गया था। यहाँ वो रिया के केबिन के बाहर बैठा रहा। केबिन के अंदर जाकर रिया से बात करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि वो जानता था कि रिया फिर गुस्सा होगी और वो ऑफिस वर्क के बीच रिया के काम में कोई दखल नहीं देना चाहता था। तभी हितेश और चेतन भी रोहन के पास आकर बैठ गए। रिया और तुम्हारे बीच चीजें अभी भी नॉर्मल नहीं हुई? हितेश ने पूछा। नहीं, पता नहीं रिया का गुस्सा और कितने दिन चलेगा, रोहन ने जवाब दिया। तभी रोहन ने चेतन की ओर देखा और पूछा, वैसे मयंक नहीं दिखाई दे रहा? न वो बंगले पर था और न ही ऑफिस में। सब ठीक तो है? इस पर चेतन बोला, पता नहीं, रिया पर हुए हमले के बाद मैंने मयंक को फॉलो करना कम कर दिया और रिया को प्रोटेक्ट करने में ज्यादा बिजी हो गया। रिया और तुम्हारा मैटर सुलझे तो फिर मैं रिया को तुम्हारे भरोसे छोड़ उस मयंक का पीछा करूं। इस पर रोहन ने हाँ में अपना सर हिला दिया और मयंक के बारे में सोचने लगा। ये मयंक जब भी गायब होता है कोई नई चाल चलता है, पता नहीं इस बार ये क्या करने वाला है। उधर सिंगापुर से कई किलोमीटर दूर पहाड़ों पर बनी गुफा में मयंक और अन्ना उस विशाल शख्स जोजो के जागने का इंतजार कर रहे थे। यार, ये जोजो तो कुंभकर्ण का भी बाप निकला, और कितना सोएगा? मयंक बेसब्र होकर बोला। अब इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, अन्ना बोला। तभी उस गुफा में एक बड़ा सा चूहा घूमता हुआ आया और जोजो की नाक के छेद में घुसकर बैठ गया। इससे कुछ ही देर में जोजो को एक जोरदार छींक आई और वो चूहा बाहर फेंका गया। इस छींक से जोजो की नींद खुल गई। फिर जोजो की नजर उस चूहे पर पड़ी, जिसकी वजह से उसकी गहरी नींद टूट गई। उस चूहे को देख जोजो को बड़ा गुस्सा आया। जोजो की नींद तोड़ने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? जोजो गुस्से से दहाड़ा। ये देख चूहा वहां से भागने लगा और जोजो भी उसके पीछे दौड़ा। जोजो ने कुछ दूर बैठे अन्ना और मयंक को अभी तक देखा नहीं था। जोजो को नींद से जागता देख मयंक खुश हो गया। चलो भला हो उस चूहे का जो उसने जोजो को जगा दिया। अब चले उसे भेजे रोहन को मारने, मयंक अन्ना से बोला। इस पर अन्ना ने उसे रोक लिया और कहा, तुम पागल हो, अभी जोजो बहुत गुस्से में है। अगर अभी हम उसके पास गए तो वो हमारी चटनी बना देगा। उधर वो चूहा भागता हुआ गुफा से निकलकर ऊंची पहाड़ी के कॉर्नर पर आ गया। गुस्से से पागल जोजो भी उसके पीछे भागता हुआ वहां आ गया। मयंक और अन्ना भी कुछ दूरी पर खड़े जोजो को देख रहे थे। तभी जोजो ने उस चूहे को देख गुस्से में जोर से जमीन पर एक पंच मारा। ये पंच इतना पावरफुल था कि पहाड़ी के किनारे का एक बड़ा सा हिस्सा टूटकर नीचे खाई में जा गिरा। अगर 50 जेसीबी की मदद से इतने बड़े पहाड़ को तोड़ते तो भी पूरा एक हफ्ता लग जाता, लेकिन इस जोजो ने सिर्फ एक पंच से कुछ ही सेकंड में इस पहाड़ के एक बड़े से हिस्से को चकनाचूर कर दिया था। जोजो की ये विशाल पावर देख मयंक की आंखें खुशी से चमक उठी। अब आएगा असली मजा। वो रोहन खुद को बड़ा 30 मार खा समझता है, लेकिन ये राक्षस जोजो 1 मिनट में ही उसकी चटनी बना देगा। अब रोहन की मौत तो पक्की है। तो अब क्या होगा आगे? क्या जोजो जैसे शक्तिशाली अजूबे के हाथों मारा जाएगा रोहन? और उस ब्लू लॉकेट वाले शख्स का क्या वो रोहन के सामने अपना मुंह खोलेगा? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलेनियर का अगला एपिसोड सिर्फ